Hello and welcome to the Geography e-learning platform. This video is being provided by KVS Jaipur, myself RP Singh Kavia. Today in this session we are going to discuss the chapter 3 Human Development for class 12 Geography. The word development is not new to us. Growth और development दोनों बहुत कुछ similar words हैं. Development word हमारे लिए नया नहीं है, हम बहुत बार इस word को सुनते हैं. यहाँ पर हम इन दोनों वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखेंगे. मेनली हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. तो आइए हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होती है. यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ये एग्जांपल्स हम लेते हैं प्लांट्स से, सिटीज से, आइडियाज, नेशन, रिलेशनशिप, इन सब से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये प्रयास करेंगे समझने का कि किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है. और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जिस डेवलपमेंट की बात करी गई है वो डेवलपमेंट नेशंस और कम्युनिटीज के रेफरेंस में लिया गया है. और ये जो डेवलपमेंट है इसमें हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर फोकस करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं. तो आइए देखते हैं हम कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जब किसी भी फील्ड के अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए हम टर्म यूज में लेते हैं ग्रोथ. डेवलपमेंट टर्म कब यूज में लिया जाएगा? डेवलपमेंट टर्म तब यूज में लिया जाता है जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ को पॉजिटिव सेंस में देखें और साथ ही साथ उसके अंदर हम क्वालिटी को ऐड करते हैं. तब हम ये देखते हैं कि यहां पर डेवलपमेंट टेक प्लेस हो रहा है. अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे? ग्रोथ जो है उसकी वैल्यूज न्यूट्रल होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. कैसे हो सकती है उसको हम यहां पर देखते हैं. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए हुए हैं. जैसे किसी सिटी की पॉपुलेशन की हम बात करते हैं कि किसी भी सिटी के अंदर पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है 1 लाख टू 2 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो यदि 1 लाख से 2 लाख वहां की पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई समय के साथ साथ में, इसका मतलब सिटी ग्रोन हुआ है, सिटी की ग्रोथ हुई है. लेकिन दूसरी तरफ हम उनके बात करते हैं कि सिटी की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में यदि वहां पर फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये वही सेम बने रहते हैं जो कि प्रीवियसली 1 लाख पॉपुलेशन के टाइम पर थे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ग्रोथ तो हुई लेकिन ये फैसिलिटीज है ये डेवलपमेंट के साथ में अकम्पेंड नहीं हो पा रही है. इसका मतलब कि यहां पर क्वालिटी जो है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. तो ये सिर्फ ग्रोथ रहेगी. लेकिन यदि इसके साथ साथ में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में उस सिटी के अंदर अदर जो सर्विसेज थे, प्रोविजंस थे, हाउसिंग या अदर प्रोफेशनल्स की सर्विसेज थे, उनके अंदर भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होती है तो उसके लिए फिर टर्म हमारा डेवलपमेंट आ जाता है. कुछ और एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने के लिए. यहां देखिए ये 2004 की एक इमेज दी गई है बैंक एक्ट की. यहां पर हम देखते हैं कि सिटी में पहले की कंडीशन क्या थी और अभी की कंडीशन क्या है. ये सुनामी के बाद की है और ये सुनामी के पहले की कंडीशन है. तो शहर जो है उस शहर में भी हम देखते हैं कि निगेटिव चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर डेवलपमेंट टेक प्लेस नहीं हो रहा है. यहां सिर्फ आपको ग्रोथ दिखेगी, वो भी निगेटिव ग्रोथ दिखेगी. तो ग्रोथ जो है उसकी वैल्यूज आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है. तो इसके लिए हम टर्म यूज में लेते हैं न्यूट्रल इसकी वैल्यूज होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी. इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम देखें? दोनों में डिफरेंस हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं. एक तरफ जहां हम ग्रोथ की बात करते हैं ये क्वांटिटेटिव है, जैसा कि 1 लाख से 2 लाख आपकी सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, वो ग्रोथ है. यहां पर क्वालिटी की यदि हम बात करें, क्वालिटी यदि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ के अंदर उसके जो अदर एमिनिटीज थी उनमें भी हमें वृद्धि दिखनी, उनमें भी ग्रोथ होती पैरेलल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पॉपुलेशन. तो वो कंडीशन आपकी क्वालिटेटिव चेंज के अंदर आती और तब वो सिटी का डेवलपमेंट कहलाता. यहां पर हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाली दोनों साइन की हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन वाले ही होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी एग्जाम्पल लिया पॉपुलेशन का. किसी भी रीजन की पॉपुलेशन में 1 लाख टू 2 लाख वहां पर हुई, जबकि फैसिलिटीज जो थी वो भी यदि साथ साथ में बढ़ती है तो वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है. आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि ये जो डेवलपमेंट का जो टर्म है, इस टर्म को
किस किस तरीके से समय के साथ में देखा गया, समय के साथ में डेवलपमेंट का जो टर्म है उसमें कई सारे बदलाव आए और ये बदलाव कैसे आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट का टर्म यूज में लिया जाता है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके कैलकुलेट करने का तरीका किस व्यक्ति ने दिया। तो यहां पर देखिए, पहले हम इन दो फेसेस से नोन हो जाते हैं। यहां पर एक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरे हैं प्रोफेसर डॉक्टर महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, ये भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं, और दोनों ने मिलकर के इकोनॉमी के फील्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंडिकेटर तैयार किया, जिसको HDI कहते हैं। और इस इंडिकेटर को वर्तमान में हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको यूज कर रहा है सिंस 1990s। तो इनके बारे में कुछ हम बातें जान लेते हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया 1990s में, और इस में प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान इनके साथ में रहा है। उन्हें नोबेल प्राइज भी इस फील्ड के लिए दिया गया था। इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट कब होगा। डेवलपमेंट तब होता है जब लोगों की चॉइसेस एनलार्ज होती है, लोगों की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, वो जो बढ़ती है, तब उस कंडीशन के अंदर हम डेवलपमेंट को देखते हैं। तो यहां देखिए चॉइसेस कैसे, चॉइसेस में आपकी मीनिंगफुल लाइफ की जैसे चॉइस है। मीनिंगफुल लाइफ में क्या होता है कि एक व्यक्ति की लाइफ कब मीनिंगफुल होती है, जब वो हर वो काम कर सके जो कि वो करना चाहता है। इसके लिए उसको फ्रीडम कैसे मिले, उसको एजुकेशन की फ्रीडम मिले, उसको हेल्थ केयर की फ्रीडम मिले। हेल्थ केयर फ्रीडम का मतलब, यदि मैं बीमार हूं तो ऐसी कंडीशन में अपना सर्वोत्तम नहीं दे सकता किसी को। यदि मेरी एज कम है तो ज्यादा समय तक मैं ट्रीट नहीं कर सकता हूं लोगों के साथ में। बेहतर जो भी मेरा फील्ड है काम करने का, उस काम करने की फील्ड में मैं ज्यादा लंबे समय तक चीजें, सुविधाएं नहीं दे सकता हूं। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब सिर्फ एक लंबी जीवन जीने से ही नहीं होता है। लंबा जीवन जीने के साथ साथ में एक व्यक्ति अपने नेशन को, अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, वो भी आपकी मीनिंगफुल लाइफ में होता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनको एम्पावर करने के प्रयास किए गए हैं। क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन है वो लगभग आधी पॉपुलेशन होती है, और एक बेटी जो पढ़ती है तो ऐसे में वो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी कंट्री में बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर पाती है। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से HDI को डेवलप किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस बात को हम यहाँ देखते हैं कि एनलार्जमेंट करें चॉइसेस का, तो उसके लिए कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। और ये फ्रीडम कैसी कैसी होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सामान्य तौर पर क्या देखते हैं हम कि लोग जो है उनके पास में they do not have the capability and freedom to make even basic choices। बेसिक चॉइसेस की भी लोगों के पास में फ्रीडम नहीं होती। क्यों नहीं होती? यदि मैं गरीब हूं तो मेरे पास में न तो बेहतर एजुकेशन लेने की फ्रीडम है, न मेरे पास में बेहतर ट्रीटमेंट लेने की कंडीशन है। और दोनों ही स्थितियां मेरे को लिमिटेड कर देती है। यदि बेहतर एजुकेशन मैंने नहीं ली तो मैं उस फील्ड में काम नहीं कर पाता हूं जिस फील्ड में मुझे काम करना था। यदि मैं छोटा बच्चा था, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे उस एजुकेशन को लिमिटेड हो गई, मैं वो एजुकेशन ही नहीं ले पाया, मैं डॉक्टर कभी नहीं बन पाता है। यदि मैं डॉक्टर बन भी गया और उस कंडीशन में यदि मान लीजिए आगे चल करके मेरी हेल्थ के इश्यूज हो गए तो मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। एक गरीब व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता है कि उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और ऐसी कंडीशन में उसकी लाइफ भी लॉन्ग नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। पूरे वर्ल्ड में इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनके चलते हुए हमें फ्रीडम नहीं मिल पाती है। इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारी जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग हैं वो एक डिसेंट लाइफ नहीं जी पाते हैं, और ऐसे में ये सारी चीजें हमें लिमिटेड कर देती है और हमारी फ्रीडम नहीं रह पाती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोगों में जो कैपेबिलिटीज है उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए 3 यहाँ पर की फीचर्स दिए गए ह्यूमन डेवलपमेंट के। ये 3 की फीचर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन 3 के जरिए हम लोग अपनी जो चॉइसेस है उनको एनलार्ज कर सकते हैं। और एनलार्ज कैसे करेंगे? यदि हमें हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर मिल पाती है,
हम लंबे समय तक जिएंगे और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में समाज को लंबे समय तक अपनी सुविधाएं सेवाएं दे पाएंगे, देश को सेवाएं दे पाएंगे। एजुकेशन किस तरह से एनलार्ज करेगी, यदि एजुकेटेड लोग होंगे तो उनके पास में ज्यादा विकल्प होते हैं, ज्यादा चॉइसेस होती है, वो किस फील्ड में बेहतर काम कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स काम करने के लिए होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी होती है और वो अपनी चॉइस का फील्ड वहां पर चूज कर सकते हैं। असेस टू रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है हमारी परचेजिंग पावर से कि एक व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, उस पैसे के बेसिस पर वो रिसोर्सेज को ले सकता है। सामान्य रूप से ग्लोबली इसके लिए यूएस डॉलर को लिया जाता है, वो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो इसी चैप्टर में आगे डिस्कस किया गया है। नाउ वी सी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का हमें विचार दिया, इसके 4 मेन पिलर कौन कौन से हैं, एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पार्ट। इसमें हम देखते हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी का मतलब क्या है? कई बार हम इक्विटी और इक्वालिटी दोनों को हम एक ही रेफरेंस में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इक्विटी में और इक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम एक इमेज के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस इमेज में हम देखते हैं यहां पर कुछ बच्चे हैं जो कि एक मैच देखने का प्रयास कर रहे हैं और यहां पर इन वर्ड्स के जरिए बताया गया इक्वलिटी का मतलब हमारे पास में अवेलेबल 3 बॉक्सेस हैं और इन 3 बॉक्सेस को हमने तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट कितना हुआ है। तो बेनिफिट के तौर पर हम देखेंगे कि ये एक जो छोटा बच्चा है जिसकी हाइट कम है, ये तो मैच देख ही नहीं पा रहा है। ये इक्वलिटी है, बिना ये ध्यान में रखे कि इसका बेनिफिट किसको कितना मिलेगा, उस बेनिफिट का कितना आगे उस व्यक्ति के लिए उसका यूजफुल हो पाएगा। यहां पर दूसरे में हम इक्विटी देखते हैं, 3 बॉक्सेस है, तीनों बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग पैटर्न पर किया गया है और इसमें हम देखते हैं कि तीनों के तीनों लोग उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते थे। तो ये इक्विटी है। इक्विटी में इक्वलिटी से थोड़ा सा अलग है, तीनों के तीनों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, ये हमारे इक्विटी आ जाती है। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट जो पिलर है वो इक्विटी ही है। इक्विटी ये हमारा फर्स्ट पिलर हो जाता है। सेकंड पिलर आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी मेनली जो अब तक हम समझते आए हैं उसको देखते हुए तो हमें ये लगता है कि सिर्फ एनवायरनमेंट के रेफरेंस में ही इस टर्म को यूज में लिया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो अवेलेबल रहे, इस तरह की बातें हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबिलिटी में। यहां पर चूंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के रेफरेंस में सस्टेनेबिलिटी को यूज में लिया गया है, तो यहां पर हम क्या देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे परिवार में हमारी माताएं बहनें वो बेहतर एजुकेशन ली हुई है, तो उसका फायदा पूरे परिवार को मिलता है, पूरे समाज को मिलता है, ज्यादा फायदा उसका मिल रहा है। और ये जो डेवलपमेंट उनमें हुआ है, डेवलपमेंट लॉन्गर जनरेशंस तक आगे तक चलता रहेगा। कैसे? माता बहन हमारी पढ़ी लिखी हैं, उस कंडीशन के अंदर वो अपने बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से करती है। उन्हें पता होता है कि बीमार हो रहे हैं तो कौन सी वाली दवाई देनी होगी, उन्हें पता होता है कि इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो उस फील्ड की एजुकेशन उसको प्रॉपर दी जा सकती है। घर का बजट वो बेहतर तरीके से बना लेते हैं। वो जॉब्स करके या अपने घरेलू कामों के साथ साथ में दूसरे फील्ड्स में काम करके भी वो अर्निंग करते हैं और इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर भी उनका एक अच्छा रोल प्ले होता है, जिससे जीडीपी को इंक्रीज होने में मदद मिलती है। तो चूंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो यदि ये पॉपुलेशन भी हमारे इंगेज हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, यदि इसको भी बेहतर विकल्प मिलते हैं, यदि ये बेहतर कर पाती है, तो कंट्री का डेवलपमेंट लंबे समय के लिए और बेहतर होगा और ये हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी फायदेमंद होता है। तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर हम सोशल टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म में यहाँ पर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी जो टर्म है, प्रोडक्टिविटी टर्म में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से नहीं लिया जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक पर्सन अपने अंदर कितनी स्किल्स को होल्ड करता है और उन स्किल्स का फायदा कितने लोगों को पहुंचा सकता है। तो जितने ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। एम्पावरमेंट का मतलब हिंदी में इसके लिए शब्द है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण किन लोगों को रिक्वायर्ड होता है? एम्पावरमेंट उन लोगों को रिक्वायर्ड होता है जो अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो उनको एम्पावरमेंट की जरूरत होती है। हम देखते हैं समाज के अंदर वर्तमान जो कंडीशंस है उसमें महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड में ये कंडीशन हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों की तुलना के अंदर उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए उन्हें एम्पावरमेंट की जरूरत है। अब यदि महिला एम्पावर्ड हो जाती है तो उसका, प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसका फायदा परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को मिलता है। तो उनका एम्पावरमेंट होना जरूरी है। समाज के वो कौन कौन से वर्ग है जिनमें एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो यदि भारत देश के रेफरेंस में हम बात करते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वो व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, महिलाओं की भी हम बात करते हैं, महिलाओं में भी खासतौर पर वो महिलाएं जो कि विडोज हैं या जो पुअर फैमिलीज से आती हैं, उनको इसकी ज्यादा जरूरत रहती है। इसके अलावा हम बात करें हमारे समाज का वो वर्ग जो कि सोशली बैकवर्ड रह गया है, तो उन लोगों को एम्पावरमेंट की जरूरत रहती है। यदि उनको भी एम्पावर कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो सारे के सारे लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने समाज में, परिवार में, देश में डेवलपमेंट के लिए। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो और बेहतर हो जाएगा। तो ये तो रही हमारे 4 पिलर्स की बात। और इन पिलर्स के साथ साथ में नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस की शुरुआत से लेकर के अब तक, जब से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशंस होने शुरू हुए हैं, तब से लेकर के अब तक ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के डिफरेंट आइडियाज लोगों के आए। अब ये डिफरेंट आइडियाज कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 अप्रोचेस हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस दी गई हैं। पहली है द इनकम अप्रोच, सेकेंड वन इज द वेलफेयर अप्रोच, थर्ड वन इज मिनिमम नीड अप्रोच एंड फोर्थ इज कैपेबिलिटी अप्रोच। और इन्हीं चारों अप्रोचेस के बारे में टेबल में बड़ा क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है। आइए एक एक करके हम इनको यहाँ इस टेबल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम अप्रोच की। इनकम अप्रोच ये हमारी ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, और इस अप्रोच में इस बात के ऊपर फोकस किया गया था कि ऐसे सभी लोग जिनके पास में ज्यादा मनी होती है वो ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज का यूज कर पाते हैं, और इस तरह से चॉइसेस जो है वो एनलार्ज होती है। इसलिए ये जो अप्रोच है इसको हम इनकम अप्रोच के नाम से जानते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये टर्म यहाँ पर कहा गया, हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमारे सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। सेकेंड अप्रोच आती है हमारे वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच समय के साथ में विचारों में बदलाव हुआ, नए विचार है, न्यू आइडियाज है, और उन न्यू आइडियाज में लोगों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया गया। और ये कहा गया कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली कि ह्यूमन बीइंग्स है उनको सिर्फ एक बेनिफिशियरी और टारगेट के तौर पर देखा जाता है ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कि जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हो रहा है, उस सारे डेवलपमेंट का जो एक्चुअल में बेनिफिट है वो ऑर्डिनरी लोगों को मिलना चाहिए और लोग हैं वो उसके बेनिफिशियरीज होने चाहिए। और ये जो वेलफेयर अप्रोच है, इस वेलफेयर अप्रोच के अंदर ये बात पर फोकस किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा किस पर करे, लोगों की फैसिलिटीज के लिए, जिनमें मेनली एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एंड एमिनिटी, इनके ऊपर, एमिनिटीज के ऊपर फोकस किया गया। ये ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज है वो सारी की सारी लोगों को मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो, जैसे हमारा बजट भी तैयार होता है तो बजट में भी क्या होता है कि हमारे बजट का जो एक हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनके ऊपर खर्च किया जाता है। तो ये सोशल वेलफेयर वाली बातें होती, तो इनके ऊपर फोकस किया गया। और इस अप्रोच में जो मेन बात बताई गई है, मेन बात ये है कि डेवलपमेंट की इस अप्रोच में लोग जो है वो पैसिव रिसिपिएंट्स हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाली गई है। और यदि ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो वेलफेयर पर जाता है, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर माना जाता है। ये हमारे वेलफेयर अप्रोच है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इन सब बातों को भूल जाइए और मुद्दे की बात यह है कि वर्तमान में विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही है।
इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब कम से कम ये 6 जो नीड्स हैं, 6 आवश्यकताएं हैं, ये आपके फुलफिल हो। और ये 6 नीड्स कौन कौन सी है? ये है आपके हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। ये 6 नीड वो हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और कहा गया कि यदि इनको और इग्नोर किया कर दिया जाता है तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर नहीं होगा। तो ये हमारे बेसिक नीड अप्रोच है। और लास्ट हमारे फोर्थ जो अप्रोच है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। और कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ में एसोसिएटेड है, जिसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने की बात कही गई है। और उन्होंने बताया कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज बिल्डअप कब होगी? जब हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है। यानी इनको 3 मेन की एस्पेक्ट्स माना गया है। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो इन 3 की एस्पेक्ट्स का हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये 3 की एस्पेक्ट्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब के साथ में जुड़ी हुई है। इन्हीं को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी शामिल करते हैं। तो ये हमारे मेन अप्रोचेस हो गई है, मेन 4 अप्रोचेस हो गई है ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए, और इसके लिए हर साल एनुअली एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR पब्लिश की जाती है। और उस HDR के अंदर कंट्रीज के कंपैरिजंस दिए होते हैं। हर एक कंट्री की रैंकिंग डिसाइड करी जाती है, और ये रैंकिंग आपके 0 से लेकर के 1 के बीच की होती है। वो सभी कंट्रीज जिनकी वैल्यू पॉइंट्स हैं वो जितने ज्यादा 1 के नियरर होंगे, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ही बेहतर माना जाता है। और ऐसे सभी कंट्रीज जो 0 के नियर अबाउट वैल्यू वाले होते हैं, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ही कम माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्रोपोर्शनली डिवीजन किए गए हैं। तो हमने जो की एरियाज देखे थे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एजुकेशन था, हेल्थ केयर था, एक्सेस टू रिसोर्सेज था, उन तीनों की एरियाज को इक्वली हमने वेटेज दिया है। और ये वेटेज दिया गया है 1/3 का, 1/3, 1/3, 1/3। इस तरह से टोटल वेटेज जो था वो असाइन किया गया है। और इसमें हमने देखा कि 0.983 ये चूंकि 1 के बहुत ज्यादा नियर है तो इसको वेरी हाई की कैटेगरी में रखा जाएगा, जबकि 0.268 ये कि 0 के नियर बाई है तो इसको हम वेरी लो लेवल के अंदर देखेंगे। तो ऐसे सभी कंट्रीज जिनका अटेनमेंट 1 के नियर बाई होता है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट वाली कंडीशन में, और जिनका 0 के पास में है वो बहुत कम डेवलपमेंट वाली स्थिति के अंदर रहते हैं। अब ये जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं जो कि दिया गया था, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के, उसका नाम है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की कैलकुलेशन लोगों के पॉवर्टी के बेसिस पर करा जाता है कि लोगों के पास में कितनी फैसिलिटीज कम है उसके बेसिस पर करा जाता है। और ये भी माना गया है इकोनॉमिस्ट के जरिए कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये ज्यादा बेहतर तस्वीर हमें देता है किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। लेकिन जो प्रेजेंटली ज्यादा यूज किया जा रहा है, यूज आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही किया जा रहा है। दोनों को यदि साथ में रख करके यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें तो उससे और ज्यादा बेहतर तस्वीर हमारे डेवलपमेंट की निकल करके आती है। नाउ हम देखते हैं कि सिर्फ HDI और HPI ये 2 ही इंडेक्स नहीं है, इनके अलावा भी समय के साथ साथ में कई सारे नए थॉट्स और आइडियाज आ रहे हैं। और उनमें एक बहुत ही शानदार आइडिया है, ये आइडिया हम यहां पर देखते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का। और ये GNH एक बहुत अच्छा विचार है। भूटान जो कंट्री है हमारे एशिया में, वो दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। इन्होंने हैप्पीनेस को यूज में लिया है। इनका क्या मानना है कि मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, ये अप्रोच है, ये
जरूरी नहीं है कि ये हो तो ही आपकी डेवलपमेंट होगा। इनके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ऐसे में जब स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, मटेरियल चीजों को इग्नोर किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में लोगों की जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाती है। और इसी को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एनकरेज करने के लिए वहां पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। नॉन मटेरियल चीजें और क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट की, उनके साथ साथ में स्पिरिचुअल जो बातें हैं उनको वो प्रमोट करते हैं, ताकि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यहाँ पर बनी रहे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो HDI का जो इंडेक्स यूज किया जा रहा है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है और एनुअली अपनी रिपोर्ट कर रहा है। कब से कर रहा है? 1990 से ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश करी जा रही है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस। इंटरनेशनल कंपैरिजंस में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट जो नेशंस हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में क्या कंडीशंस हैं। और यहाँ पर कुछ और बातें हमारे सामने निकल करके आती है। वो ये कहती है कि यदि किसी कंट्री की टेरिटरी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ी है, तो ये जरूरी नहीं है कि उन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज्यादा बेहतर लेवल का हो। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्रीज को कितने ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं और उनके वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस। International comparisons of human development are interesting. Size of their territory and per capita income are not directly related to human development. Often smaller countries have done better than larger ones in human development. Similarly, relatively poor nations have been ranked higher than the richer neighbors in the term of human development. और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं, जैसे श्रीलंका है, भारत का पड़ोसी देश है, इंडिया का नेबरिंग नेशन है, और इसकी यदि हम साइज की बात करें तो इसकी साइज इंडिया की टेरिटरी की साइज के कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, इकोनॉमी की साइज भी इसकी बहुत छोटी है। लेकिन जब बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग की, तो भारत से कहीं बेहतर स्थिति हम श्रीलंका की देखते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम स्कोर्स के बेसिस पर कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस इंडेक्स के जरिए हम समझते हैं चार तरह की कैटेगरीज हम यहाँ पर देखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। और इनके स्कोर्स जो कि 0 to 1 के हमने स्कोर देखे थे, तो किस रेंज के अंदर ये आते हैं। ऐसे सभी नेशंस वर्ल्ड में जिनकी जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो 0.800 से अबव रहती है, वो आपके वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले नेशंस माने जाते हैं। और 2023-24 के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसे 69 है। हाई के जो रेंज है वो 0.700 से 0.799 के बीच में, ऐसे 49 कंट्रीज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल वाले कंट्रीज है वो 0.550 से लेकर के 0.699, और 42 नंबर ऑफ कंट्रीज है। लो वैल्यू वाली कंट्रीज की हम बात करते हैं तो ये 0.550 से बिलो वाले जो वैल्यू वाले नेशंस है उनको लो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है वो आपके 33 हैं 2023-24 के रिपोर्ट के बेसिस पर। अब हम थोड़ा सा एक पिक्चर्स के माध्यम से देख लेते हैं कि हाई जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, उन कंट्रीज की क्या क्या कंडीशंस रह सकती है, उसको आइए हम देखते हैं। यहां पर हम देखें, ये देखिए जीडीपी की हम देख रहे हैं। जीडीपी ज्यादा होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होना ही जरूरी नहीं, इसके साथ साथ में हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें देखते हैं, तब जाकर के हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चलता है। और ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हम इन कंट्रीज में देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड जो कि 2023-24 के अकॉर्डिंगली फर्स्ट रैंक पर आ रहा है, नॉर्वे सेकंड रैंक पर आ रहा है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और इनके साथ साथ यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफी हाई है, जो कि यहाँ के ग्लोबल इंडेक्स में इनको ऊपर लेकर के आता है। दूसरी तरफ हम कुछ अदर नेशंस की बात करते हैं। अफ्रीकी कुछ नेशंस है, सोमालिया है, यहाँ पर पीस नहीं है, और नाइजीरिया है, यहाँ की हम कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पार्ट बना हो उनके बीच में हम देखते हैं कि सहूलियत नहीं है। कुछ बेहतर कुछ लोग हैं उनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ ज्यादातर लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है। ये इस भीड़ भाड़ को देख करके इमेज में हमें पता चलता है। सोमालिया है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं, अटैक्स होते हैं, तो लोगों की जो लाइफ है वो बेहतर नहीं है। और ये दोनों ही इमेजेस हमें बताती है कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सफर कर रहा है। तो इन चारों इमेजेस को देखें,
हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की कंडीशंस से पता चलता है ये यूरोपियन कंट्रीज है या अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर ये कंडीशन है। तो ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने इनके बारे में देखा। ये यहाँ पर रैंकिंग अभी हमने डिस्कस करी। स्विट्जरलैंड के फर्स्ट पोजीशन में, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड है ये आपके थर्ड पोजीशन में, और इसी तरह से आपके कंट्रीज के बारे में बताया गया है। और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि हमारे देश के अंदर इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेहतर बने। इसके लिए निरंतर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। लोगों की असेसिबिलिटी जो है रिसोर्सेज तक वो बेहतर बने, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। और यदि इन सब पर काम होता है तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होता है। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।